Welcome to Biology Pathshala. Now we have discussed about the discovery and history of the cell, which is the first topic of our the fundamental unit of life, cell. लाइफ के लिए अगर हम वर्ड यूज़ करते हैं तो लाइफ के किस में प्रेजेंट होती है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो हमारे प्लांट हो, डॉग हो, बैक्टीरिया हो या फिर क्या हो, ह्यूमन हो। और सारे के सारे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर हम देखें तो किसके बने हुए होते हैं, सेल्स के बने हुए होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसके, सेल्स के बने हुए हैं। लाइफ अगर हम देखें तो लाइफ को हम लोग तीन पार्ट में कैटेगराइज्ड करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है लिविंग, फिर आता है नॉन लिविंग और उसके बाद आता है हमारा डेड। लिविंग का मतलब क्या होता है? लिविंग का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें लाइफ अभी प्रेजेंट है और वो अभी भी कंटिन्यूअस चल रही है। तो लाइफ प्रेजेंट है और कंटिन्यूअस फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती हुई चली जा रही है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, हमारे ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं डेड की, तो ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कभी ना कभी लाइफ प्रेजेंट थी, पर अब कैसे भी इनमें लाइफ कैसी है, एब्सेंट है। तो मतलब जब कभी भी लाइफ प्रेजेंट थी और अब एब्सेंट है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म ना होकर हमारे क्या कहलाते हैं? डेड ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। लेकिन लास्ट एक इन दोनों के बीच में एक मिड पॉइंट आता है कि फिर नॉन लिविंग क्या होते हैं। तो नॉन लिविंग वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कभी भी लाइफ प्रेजेंट थी ही नहीं, तो उनमें एब्सेंट रहती है और कॉन्टिन्यूअस में कैसी है? एब्सेंट है। ठीक, जैसे अगर हम बात करें कोई भी एक मटेरियल को लेकर, अगर हम बात करें, जैसे इसमें सारे के सारे एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिज्म के आ जाएंगे, प्लांट आ जाएगा, एनिमल आ जाएगा और हर एक ऑर्गेनिज्म आ जाएगा। लेकिन यही प्लांट अगर इस प्लांट की लीव्स शेड कर जाती हैं, टूट कर गिर पड़ती हैं, तो ये लीव्स जो हो जाएंगी, ये हमारी कैसी हो जाएंगी? डेड हो जाएंगी। लेकिन जब हम नॉन लिविंग की बात करेंगे तो नॉन लिविंग का जो एग्जांपल आ जाएगा तो वो हमारी जगह कैसी चीज़ें हो जाएंगी? जैसे प्लास्टिक, जैसे क्या हो जाएगी? रॉक्स। तो ये सारी के सारी जो हमारी आ जाएंगे, ये हमारे कैसे होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। उसके बाद हमने जैसे बोला था कि लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? सेल के बने हुए होते हैं। और सेल की डिस्कवरी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सेल जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारी किसकी? लाइफ की। ठीक, उसके बाद में सबसे अगर सेल जो देखते हैं वो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग एंटिटी होती है। मतलब कि सबसे ऐसी चीज़ जो लिविंग भी है और सबसे छोटी है, तो वो हमारी क्या होती है? सेल होती है। सेल की अगर हम बात करें, जो सेल है, तो सेल जो टर्म है वो किसने दिया था? तो 1665 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक टर्म दिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आज सेल बोलते हैं। और ठीक, उसके बाद में रॉबर्ट हुक ने ये बताया, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को देखा था, सेल को एग्जामिन किया था। तो एग्जामिन कहाँ पर किया था? उन्होंने एक बॉटल ली और बॉटल के ऊपर एक कॉर्क, जो जिसको हम लोग बोलते हैं लकड़ी का ढक्कन, तो उसको उन्होंने निकाला। निकालने के बाद में उन्होंने स्लाइस काटा और स्लाइस से मतलब हल्का टुकड़ा काटा और उसको माइक्रोस्कोप में जाकर देखा। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में जाकर देखा तो उन्होंने कुछ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़े। मतलब कि जैसे मधुमक्खी के जो छत्ता होता है, उस छत्ते में इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं और हर एक स्ट्रक्चर को उन्होंने एक नाम दिया, जिसको हम लोग ने क्या नाम दिया? कंपार्टमेंट। जब उन्होंने ये माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने ये सारे कंपार्टमेंट कैसे दिखाई पड़े? खाली दिखाई पड़े। तो उन्होंने ये बोला कि ये जो सारे खाली कंपार्टमेंट हैं, ये अब कैसे हो चुके हैं? डेड हो चुके हैं। और इन्हीं खाली कंपार्टमेंट को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया? सेलुली नाम दिया। और इसको अपनी बुक में लिखा है, और रॉबर्ट हुक की एक बुक है जिसको हम लोग ने क्या नाम दिया है? माइक्रोग्राफिया। तो रॉबर्ट हुक की जो बुक है उसका क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया, जिसमें उन्होंने अपनी डिस्कवरी के बारे में बताया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉबर्ट हुक ने जो स्लाइस ऑफ कॉर्क है वो जो है वो किस ट्री से उनको मिला था? तो वो कॉर्क जो है वो किस ट्री का था? ओक ट्री का था। और इसी ओक ट्री का बॉटेनिकल नेम क्या होता है? क्वेरिकस होता है। तो कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑप्शंस में आपका ओक ट्री ना होकर क्वेरिकस होता है, तो इसका मतलब ये है कि ओक ट्री का ही बॉटेनिकल नेम क्वेरिकस होता है। ठीक, अब बात करते हैं, क्या सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक से पहले भी किसी ने करी थी? तो हाँ, बिल्कुल करी थी। रॉबर्ट हुक से पहले एक साइंटिस्ट थे, 1661 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेल्फी जी।
और मैल्फिजी ने जब सेल की डिस्कवरी करी थी तब उन्होंने मैल्फिजी ने सेल को एक नाम दिया था सैक्यूल्स। क्या नाम दिया था? सैक्यूल्स। ठीक, अब बात करते हैं, यहां पर हमने एक चीज नोट करी थी कि रॉबर्ट हुक ने जो कंपार्टमेंट देखे थे वो खाली थे, इसीलिए उन्होंने उनको क्या बोल दिया था कि ये कैसे कंपार्टमेंट है? डेड कंपार्टमेंट है, या फिर हमने क्या बोल दिया? ये डेड सेल्स है। सेल सबसे पहले ऑब्जर्व करी गई थी, सबसे पहले ऑब्जर्व करी गई थी, इसके मतलब ये है कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा रॉबर्ट हुक और इस वाली डिस्कवरी में। ये जो ऑब्जर्व करी गई थी ये एक प्रकार की कैसी सेल है? लिविंग सेल है। लिविंग सेल मतलब है किसी बैक्टीरिया की सेल हो सकती है, रेड ब्लड सेल्स की सेल हो सकती है। ठीक, अच्छा, ये डिस्कवरी करी किसने थी? तो ये डिस्कवरी करी थी एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले डिस्कवरी करी थी। कैसी डिस्कवरी करी थी? लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी अपने ही बनाए माइक्रोस्कोप के द्वारा। सेल की अनदर डिस्कवरी, जब कोई भी चीज डिस्कवर होती है तो साइंटिस्ट उसमें क्या करते हैं कि साइंटिस्ट और ज़्यादा जानना चाहते हैं। इसी जानने की खोज में सेल के अंदर और सारी डिस्कवरी हुई। उसके बाद जो डिस्कवरी हुई वो रॉबर्ट ब्राउन ने करी। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर क्या डिस्कवर किया? दो चीज़ें रॉबर्ट ब्राउन ने बताई। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि सेल के अंदर एक सेंटर में एक पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ये उन्होंने जो डिस्कवरी करी थी, यहाँ से क्वेश्चन होता है कि जो रॉबर्ट ब्राउन ने जो सेल देखी थी वो सेल जो है वो किस प्लांट की थी? तो वो किस प्लांट की थी? ऑर्किड की थी। ठीक है, तो ऑर्किड के रूट की सेल में किस चीज की डिस्कवरी हुई थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। किसने करी थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। उसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने यह भी बताया जो एक नॉर्मल सेल होती है वो एक नॉर्मल सेल, एक जैसे मान लें हम एक सेल है और ये जो सेल है ये एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर होती है और इसी मेम्ब्रेन को उन्होंने क्या नाम दिया था? सेल मेम्ब्रेन नाम दिया था। अब बात करते हैं, कुछ सेल है तो सेल की प्रॉपर्टीज होंगी। तो सेल की प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करते हैं तो सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होती है जिसको हम कभी भी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, मतलब विदाउट माइक्रोस्कोप के यूज से हम कभी भी सेल्स को नहीं देख सकते हैं। सेल जो होती है उसका डिफरेंट शेप भी होता है और डिफरेंट साइज, मतलब कि अगर हम देखें, अगर अपनी ह्यूमन की बॉडी में ही देख लें या फिर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करते हैं, तो जब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि जो सेल होती है हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग शेप होता है, हर एक सेल का, और अलग अलग क्या होता है? साइज होता है। जैसे बैक्टीरिया एक अलग ऑर्गेनिज्म है। आरबीसी हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स पाई जाती है वो अलग होती है, और डब्ल्यूबीसी अलग है, और लिम्फोसाइट, ये अलग अलग हमने कुछ सेल्स ले ली। बैक्टीरिया सेल का जो शेप होता है वो कैसा होता है? राउंड होता है। आरबीसी का जो शेप होता है वो कैसा होता है? बाइकॉनकेव होता है। डब्ल्यूबीसी इरेगुलर, मतलब कि डब्ल्यूबीसी का शेप जहां पर भी वो यूज होगी, अगर उसको इस तरीके का होना चाहे तो वो इस तरीके की, अगर वो इस तरीके का होना चाहेगी, अगर वो जिस तरीके का होना चाहेगी वो उस तरह का हो जाएगी। तो इसके मतलब कि डब्ल्यूबीसी का शेप कैसा होता है? इरेगुलर होता है। लास्ट में हम लोग बात करते हैं लिम्फोसाइट की। अभी कोविड चला था, कोविड में हम लोगों ने देखा था वैक्सीन, कोविड में जो वैक्सीन चली थी उसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट थी, और वही एंटीबॉडीज जो होती है वो हमारी क्या होती है? एक प्रकार की लिम्फोसाइट होती है। इन लिम्फोसाइट्स का जो शेप होता है वो कैसा होता है? हमारा राउंड होता है। ये तो हमने शेप की बात कर ली। अब बात करते हैं साइज की। साइज की अगर हम बात करते हैं तो हर एक सेल का डिफरेंट साइज होता है, जिसमें हमने दो एग्जांपल लिए हैं। एक हमारा डब्ल्यूबीसी है, दूसरा हमारा क्या है? लिम्फोसाइट है। जो डब्ल्यूबीसी है उसका जो साइज की बात करें तो कितना होता है? 7 μm होता है, और जबकि लिम्फोसाइट का साइज कैसा होता है? 10 μm होता है। ठीक, तो अभी आप इतना स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को हम लोग दो डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, एक 1838 का जो साइंटिस्ट में क्या बोला था और 1839 में क्या बोला था। 1838 में एक साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था एमजे स्लाइडन। एमजे स्लाइडन एक बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट मतलब होता है ऐसे साइंटिस्ट जो प्लांट की स्टडी करते हैं, उनको बॉटनिस्ट बोला जाता है। और ये जो बॉटनिस्ट थे कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन के रहने वाले थे, तो ये एक जर्मन बॉटनिस्ट हुए। उसके बाद इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट, प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप की क्या पाई जाती हैं? सेल्स पाई जाती हैं, और हर एक डिफरेंट टाइप की सेल्स जो होती हैं वो आगे चल के किसका फॉर्मेशन कर देती हैं? टिश्यू का फॉर्मेशन कर देती हैं। तो प्लांट के अंदर
डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, वो सेल्स आगे चल के किसका फॉर्मेशन करती हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। ये किसने बताया था, तो एमडी स्लाइडन ने बताया था। और कब बताया था, 1838 में बताया था। उसके बाद हम बात करते हैं 1839 में। तो 1839 में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था थियोडर सैचवान। थियोडर सैचवान जो थे वो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। मतलब कि जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट होते हैं वो उनका मतलब क्या होता है कि ऐसे साइंटिस्ट जो एनिमल की डिस्कवरी करते हैं या एनिमल की स्टडी करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जूलॉजिस्ट बोलते हैं। सैचवान ने क्या बताया कि जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट टाइप की सेल्स से मिलकर बनते हैं। मतलब कि एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, ठीक, ये सैचवान ने बताया था। इसके साथ साथ सैचवान ने एक और चीज़ बताई थी। सैचवान ने बताया था कि जो सेल होती है, इस सेल के ऊपर दो तरह की कवरिंग होती है। पहले आप ये समझिए, जो सेल होती है, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, ये न्यूक्लियस है, बीच में सेंटर में क्या पाया जाता है, सेल के न्यूक्लियस पाया जाता है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। इन सेल ऑर्गेनेल्स को एक जगह रखने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और सबसे बाहर एक और कवरिंग होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। तो सबसे बाहर वाली कवरिंग सेल वॉल होती है, उसके अंदर की कवरिंग जो होती है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक, उन्होंने बोला था कि एनिमल सेल के अंदर जो ये बाहर वाली जो हम लोग देख रहे हैं जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है। क्या होती है, एब्सेंट, मतलब नहीं पाई जाती है। ठीक, और क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन या फिर क्या पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। सैचवान और स्लाइडन दोनों ने मिलकर 1839 में, क्योंकि दोनों ने सेल की ही थ्योरी दी है, इसलिए ये दोनों आपस में मिले और इन्होंने एक कंबाइंड थ्योरी दी जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, सेल थ्योरी नाम दिया। अगर कोई थ्योरी है तो उसकी कुछ ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और सेल थ्योरी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। जैसे उन्होंने बताया था कि जो सारे प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं, वो सारे प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका बना हुआ होता है, सेल का बना हुआ होता है। सेल जो होती है उसके अंदर एक हेरिडिटरी मटेरियल पाया जाता है। हेरिडिटरी मटेरियल मतलब क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल या सेल का एक ऐसा पार्ट जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है। मतलब कि माँ बाप से बच्चों में जाने वाला जो मटेरियल होता है वो हमारा क्या होता है, हेरिडिटरी मटेरियल होता है, और जो कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल में प्रेजेंट होता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट उन्होंने बोला था कि जो सेल होता है वो मॉर्फोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। तीन वर्ड हैं, मॉर्फोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। तीनों का मतलब समझते हैं। अगर मान लें हम एक फ्लावर है, ठीक, मान लीजिए ये एक फ्लावर है और इस फ्लावर के बारे में हम लोगों को देखना है या पढ़ना है। ठीक, जो हम लोग फ्लावर को दूर से देख के बता सकते हैं इसमें कितनी लीव, इस फ्लावर में कितने पेटल्स हैं, मतलब कितने कलरफुल पेटल्स हैं, कितने हमारे सेपल्स हैं, कितने ग्रीन सेपल्स हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो हम लोग आउटर साइड से देख के बताते हैं वो जो हमारी कहलाती है वो क्या कहलाती है, मॉर्फोलॉजिकल कहलाती है। जब हमने प्लांट को निकाला और प्लांट्स के कोई पार्ट को डिसेक्ट करके माइक्रोस्कोप में जाकर देखते हैं, तो माइक्रोस्कोप में जाकर देखने पर जो चीज़ हम लोग को दिखाई पड़ती है वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी चीज़ स्ट्रक्चरल होती है। प्लांट के अंदर कैसे वाटर ऊपर की तरफ पहुंचता है या जो भी चीज़ फिजियोलॉजिकल होती है वो उसकी क्या कहलाती है, फंक्शनल यूनिट। तो चाहे मॉर्फोलॉजिकल हो, स्ट्रक्चर हो या फंक्शनल यूनिट किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो क्या कहलाती है, हमारी सेल कहलाती है। ये सेल थ्योरी जो स्लाइडन और सैचवान ने दी थी, इसके अंदर कई सारी कमियां आई और उन कमियों को रिमूव किया। मतलब कि उन कमियों को दूर करने के बाद, दूर किसने किया, रुडोल्फ वर्च्यू ने किया था। कब किया था, 1858 में किया था। जो ये कमियां दूर की गई थी तो रुडोल्फ वर्च्यू ने अपनी एक थ्योरी बना दी और इस थ्योरी को बोलते हैं सेल लीनिएज। इस थ्योरी में रुडोल्फ वर्च्यू ने एक वर्ड, एक सेंटेंस का यूज़ किया, और ये सेंटेंस सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सेंटेंस होता है, ओमनिस सेलुला ए सेलुला। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी एक सेल जो आज प्रेजेंट है वो कहीं ना कहीं इससे पहले जो सेल है उससे बनी हुई है। तो न्यू सेल फॉर्म्ड प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब आज की जो सेल्स है वो हमारी इससे पहले वाली सेल से मिलकर बनी हुई है। ठीक, तो आज इतना ही रखते हैं। इसके बाद नई वीडियो में आपको इसके आगे की जानकारी देंगे। थैंक यू।